सच्चाई ये है कि देश में कांग्रेस राज के समय में डीजल इंजनों को शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक इंजन लाने का काम शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। और बीजेपी सरकार को खुश होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। पिछले 8 वर्ष में आपने भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जहां डीजल मैकेनिक, डीजल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा रही है। एक और देश में हम इलेक्ट्रिक सिस्टम को डीजल सिस्टम के ऊपर रखते जा रहे हैं, यानी डीजल सिस्टम को रिप्लेस करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से। और दूसरी ओर आप कॉलेजों में डीजल मैकेनिक और डीजल इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं, सीटें वहाँ बेची जा रही है। कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है कितना डोनेशन चलता है, क्या सिस्टम होता है, सब जानते हैं। और एक बच्चा मेहनत करके पढ़ता है। आईआईटी और जी में कितनी कंपटीशन है, लाखों बच्चे बैठते होंगे, तब 1000 बच्चे निकलते हैं और उनमें से भी बहुत से बच्चे नीचे ही रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और ज़िंदगी की पूरी तपस्या के बाद उन बच्चों को जब ये पता चलता है कि देश में अब डीजल सिस्टम को इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है, भयावह, मैं अंदर से कांप जाता हूँ। क्योंकि जब मैं खबर बनाता हूँ तो मैं साथ चलता हूँ सब्जेक्ट के, पूरा तन और मन से मैं पूरा अंदर तक घुसता हूँ और मुझे फील होती है। शायद सरस्वती की कृपा है, और सरस्वती की कृपा ज़्यादा है इसलिए लक्ष्मी है नहीं। अभी भी किराए से रहता हूँ, खैर कोई बात नहीं, हर आदमी किराए से, जिसने महल में जन्म लिया वह भी एक उम्र के बाद छोड़कर खाली हाथ जाता है, और जिसने सड़कों पर जन्म लिया वह भी कुछ नहीं लेकर जाता है। तो कोई गम नहीं है, हम जिएंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और डटे रहेंगे देश के लिए। क्योंकि भगत सिंह ने मरते वक्त जब हंसते हुए फांसियों को चूमा था, तब उसके मन में यही चला था कि मेरे पीछे हिजड़े पैदा नहीं होंगे जो धन का दुरुपयोग करके सच बोलने वाले पत्रकारों को खरीद कर और उनको झुकाने की नाकाम कोशिश करेंगे, बल्कि कुछ अनीश कुमार जैसे मर्द भी पैदा होंगे जो सच्चाई के लिए लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे और जान हथेली पर लेकर लड़ेंगे। तो हम भगत सिंह के जो मरते वक्त जो सोच रही है उस भारत के पत्रकार हैं। इसलिए हम बार बार ये पूछते हैं आप लोगों से कि जो तन को बेच दे उसे वेश्या कहते हैं, लेकिन जो मन को, अपने जमीर को गिरवी रख दे और बेच दे उस पत्रकार को क्या कहें। हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कोई ऐसा शब्द अभी तक इन लोगों के लिए मिला ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज खुद को पत्रकार के रूप में पाने पर गर्व होता है। गर्व क्यों होता है? क्योंकि आज का एपिसोड जिसे समर्पित है उसको देखकर और उनकी भावनाओं को देखकर हर सच्चे और ईमानदार पत्रकार को गर्व होगा। और जो अपने तन को बेचती है उसे वेश्या कहते हैं, लेकिन जो पत्रकार अपने ज़मीर, अपने उसूल और अपने नियम कायदों को बेच दे उसे क्या कहें, ये आप बताना। तो आज का एपिसोड उस रणबांकुरे को समर्पित, जिसको खरीदने के लिए, जिसको झुकाने के लिए पूरी हिंदुस्तान की सरकार आगे बढ़ी, हर प्रकार से ताकत का इस्तेमाल किया और अपने धनाढ़े लोगों को आगे किया कि उन्हें खरीदा जाए, लेकिन खरीदने के बावजूद वह कलम का सिपाही झुका नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार की। आज का एपिसोड रवीश कुमार को समर्पित, और रवीश कुमार का ये जो जज्बा है ये हम जैसे पत्रकारों को आगे बढ़ने में ताकत देता है, शक्ति प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है। और हम पूरे हिंदुस्तान में चंद पत्रकार ही रवीश कुमार के जैसे पाते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा भी उसी कड़ी में शामिल कुछ पत्रकार हैं। हम उनसे कुछ प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं, हम उनके धूल के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन उनके
उस प्रकाश से चमकते हैं हम, वो तारा हैं, हम उस तारे के प्रकाश से चमकने वाले एक टुकड़ा हैं। लेकिन उस सच्चाई की प्रकाश को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। इस प्रण के साथ आज का एपिसोड रवीश कुमार को, एनडीटीवी के और एनडीटीवी के मालिकों को समर्पित, जिन्होंने एक सच्चे सिपाही को अंत समय तक पूरी मदद की और ताकत से जुटे रहे। होस्टाइल टेकओवर जो हुआ, मतलब गलत तरीके से एक कंपनी को आप बिना अनजाने में रखकर और मार्केट से उसका शेयर खरीदकर उस पर आधिपत्य जमाना, ये जो वाकया एनडीटीवी के साथ अडानी ने किया है, गौतम अडानी ने, गौतम अडानी को सच्चे पत्रकार और देश की अगर आत्मा होगी तो कभी माफ़ नहीं करेगी। श्राप पड़ेगा उन शहीदों का जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है। और अगर ईश्वर होगा, अगर ईश्वर है, तो उन रणबांकुरों का श्राप जरूर गौतम अडानी और उसके परिवार पर पड़ेगा, जो इस तरीके से देश के प्रजातंत्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सुदर्शन चक्र चलता है और वो चलता रहता है, और जब जरूरत होती है तो संबंधित व्यक्ति को वह नाश करता है। तो हम इस एपिसोड को समर्पित करते हुए एनडीटीवी के भविष्य की शुभकामना, भविष्य अच्छा हो एनडीटीवी का, और दबंगता के साथ सरकारों से लड़े एक ऐसा चैनल हमारे पास रहे, और भविष्य अच्छा हो रवीश कुमार का, इस कामना के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आउटरीच कैंप और डीजल ट्रेड, डीजल मैकेनिक, डीजल इंजीनियर और 100% स्टैंड बाई मेडिकल फिट लोगों की नियुक्ति, ये 3 मुद्दे हैं। आज जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो युवा छात्र और युवा बेरोजगार ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन चलाने वाले तमाम साथियों से निवेदन कि एक तरफ एक दूसरे को छोटा दिखाने के चक्कर में आप इस आंदोलन को छोटा न करें, सब जुटे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पटना के साथ भी जुटें, दिल्ली के साथ भी जुटें, रिंकू मीणा के साथ भी जुटें, और शंकर चौधरी के साथ भी जुटे, और पटना में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी जुटे, सब एक साथ लड़ें, पूरी ताकत से लड़ें, तो आप ये लड़ाई ज़रूर जीतोगे। और अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो यह लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। बहरहाल आप लोगों को खुशखबरी कि 31 दिसंबर पैनल की वैलिडिटी का डेट बताया गया था, तो 31 दिसंबर वैलिडिटी की डेट बढ़ानी होगी रेलवे को। अब वो बढ़ानी होगी, ये तो बढ़ेगा, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन बढ़ानी होगी ये किस आधार पर कहा जा रहा है? तो बहुत से ऐसे स्थान हैं, ऐसे जोन हैं जहां आउटरीच कैंप आयोजित नहीं किए हैं। अगर वैलिडिटी समाप्त कर दी जाती है तो वहां जो आउटरीच कैंप समाप्त नहीं किया है उन बच्चों के साथ कुठाराघात होगा, उन बेरोजगारों के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए आउटरीच कैंप को समाप्त नहीं किया है, इसको मुख्य मुद्दा बनाते हुए आंदोलनकर्ता छात्र अब डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आउटरीच कैंप पूरे हिंदुस्तान में जारी नहीं हुए हैं, इस वजह से इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए। तो उसे रेलवे सरकार को मानना होगा, लॉजिक है, वरना विभाग की बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है। रेल मंत्री सभी लोगों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित नजर आ रहे हैं, वे कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को मिले, और इसीलिए आउटरीच कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और 100% जॉब मिलेगा। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि जो डीजल ट्रेड के लोग हैं वे निराश हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, उनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे, कम दिए जा रहे हैं, और उनकी वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही है। क्या कारण है? कांग्रेस सरकार ने भी हमारे देश में राज किया, और आज लगभग 8 वर्षों से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार राज कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अपने आप को ताकतवर बताती है, लेकिन किसी भी दल का इस जगह पर ध्यान आकर्षण नहीं हुआ। मैंने पहले भी बताया, हम बेबाक तरीके से, निर्भीक तरीके से सच्चाई बताते रहेंगे। सच्चाई ये है कि देश में कांग्रेस राज के समय में डीजल
इंजनों को शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक इंजन लाने का काम शुरू किया गया। लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और बीजेपी सरकार को खुश होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। पिछले 8 वर्ष में आपने भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जहां डीजल मैकेनिक, डीजल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा रही है। एक और देश में हम इलेक्ट्रिक सिस्टम को डीजल सिस्टम के ऊपर रखते जा रहे हैं, यानी डीजल सिस्टम को रिप्लेस करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से। और दूसरी ओर आप कॉलेजों में डीजल मैकेनिक और डीजल इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं, सीटें वहाँ बेची जा रही है। कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है कितना डोनेशन चलता है, क्या सिस्टम होता है, सब जानते हैं। और एक बच्चा मेहनत करके पढ़ता है। आईआईटी और जी में कितनी कंपटीशन है, लाखों बच्चे बैठते होंगे, तब 1000 बच्चे निकलते हैं और उनमें से भी बहुत से बच्चे नीचे ही रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और ज़िंदगी की पूरी तपस्या के बाद उन बच्चों को जब ये पता चलता है कि देश में अब डीजल सिस्टम को इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है, भयावह, मैं अंदर से कांप जाता हूँ। क्योंकि जब मैं खबर बनाता हूँ तो मैं साथ चलता हूँ सब्जेक्ट के, पूरा तन और मन से मैं पूरा अंदर तक घुसता हूँ और मुझे फील होती है। शायद सरस्वती की कृपा है, और सरस्वती की कृपा ज़्यादा है इसलिए लक्ष्मी है नहीं। अभी भी किराए से रहता हूँ, खैर कोई बात नहीं, हर आदमी किराए से, जिसने महल में जन्म लिया वह भी एक उम्र के बाद छोड़कर खाली हाथ जाता है, और जिसने सड़कों पर जन्म लिया वह भी कुछ नहीं लेकर जाता है। तो कोई गम नहीं है, हम जिएंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और डटे रहेंगे। देश भगत सिंह ने मरते वक्त जब हंसते हुए फांसियों को चूमा था, तब उसके मन में यही चला था कि मेरे पीछे हिजड़े पैदा नहीं होंगे जो धन का दुरुपयोग करके सच बोलने वाले पत्रकारों को खरीद कर और उनको झुकाने की नाकाम कोशिश करेंगे, बल्कि कुछ अनीश कुमार जैसे मर्द भी पैदा होंगे जो सच्चाई के लिए लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे और जान हथेली पर लेकर लड़ेंगे। तो हम भगत सिंह के जो मरते वक्त जो सोच रही है उस भारत के पत्रकार हैं। इसलिए हम बार बार ये पूछते हैं आप लोगों से कि जो तन को बेच दे उसे वेश्या कहते हैं, लेकिन जो मन को, अपने जमीर को गिरवी रख दे और बेच दे उस पत्रकार को क्या कहें। हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कोई ऐसा शब्द अभी तक इन लोगों के लिए मिला ही नहीं। और यही कारण है कि आज शायद एक बहुत बड़े दल ने मुझे अपने मीडिया पैनल से हटा दिया है। मीडिया पैनल में मेरा जो मेल आईडी था वह पिछले 4 दिन से उस बड़े दल से मेरे पास कोई खबर नहीं आ रही है, क्योंकि दल चापलूस पत्रकार पसंद करते हैं, मेरे जैसे लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम बेरोजगारों के मन में बसते जा रहे हैं, हम देश के सच्चे देशभक्त युवाओं के मन में बसते जा रहे हैं। हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं, कांग्रेस की बुराई होगी हम दिखाएंगे, बीजेपी की बुराई होगी हम दिखाएंगे, किसी भी अन्य दल की बुराई होगी हम दिखाएंगे, इनकी अगर अच्छाई होगी तो भी हम दिखाएंगे, अच्छा अगर काम किया होगा तो भी हम दिखाएंगे। बस सच को सच की तरह पेश करते रहेंगे। बहरहाल ये डीजल का जो सिस्टम था, ये हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। 31 दिसंबर कहा जा रहा है कि पैनल की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। वेटिंग कैंडिडेट्स, स्टैंड बाई और जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल और अन्य तमाम लोगों की पैनल की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब कई जगहों पर आउटरीच कैंप आयोजित ही नहीं हुए तो पैनल की वैलिडिटी कैसे खत्म हो जाएगी? और फिर जब आउटरीच कैंप आयोजित हो गए तो जब तक एक एक बच्चे की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक पैनल की वैलिडिटी समाप्त नहीं की जा सकती। अगर पैनल की वैलिडिटी समाप्त की जाएगी तो 8000 बेरोजगार लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी, और ऐसा करेगी तो उसका खामियाजा वो भुगतेगी, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली
यह पैनल की वैलिडिटी बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है। और जो मानसिकता हमने कहा जो अच्छाई है उसको भी प्रचारित करेंगे, जो मानसिकता नरेंद्र मोदी की और रेल मंत्री की युवा बेरोजगारों के प्रति है उसे देखते हुए यह 100% संभव है कि पैनल की वैलिडिटी जल्दी ही बढ़ा दी जाए। हम रिक्वेस्ट ही करते हैं दोनों नेताओं से, बड़े अधिकारियों से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को तमाम बड़े अधिकारियों के पास फॉरवर्ड करें, तमाम बीजेपी के सांसदों के पास फॉरवर्ड करें, तमाम बोर्ड के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों पर तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी आंखें खुले। तो करना क्या चाहिए था, डीजल वाले मामले में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से ही सीटों को पहले समाप्त करना चाहिए था, फिर धीरे धीरे यहाँ आप रिप्लेस करते डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों के बीच में, या जो भी इक्विपमेंट है उनके बीच में रिप्लेसमेंट का काम करते। लेकिन आपने रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दिया और वहाँ से बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। तो वो जो बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, 5 साल 6 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में जब अपनी पूरी जवानी निचोड़ कर वो बाहर निकलेंगे, पूरा पैसा खर्च करके बाहर निकलेंगे, तब उनके सामने अंधेरा छाया होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्य मुद्दा यही है सरकारों की आंख खोलने के लिए कि जो गलतियां पिछली सरकार ने की है, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार उन गलतियों को दोहराए नहीं, वरना हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा। और फिर आज जैसे वे कह रहे हैं कि बेरोजगारी मिटी नहीं, महंगाई मिटी नहीं, जबकि विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है, इसी प्रकार फिर 5-6 साल बाद दूसरी सरकार आएगी और दूसरी सरकार के सामने जो विपक्ष होगा वो भी यही कहेगा कि आपने भी महंगाई और बेरोजगारी नहीं मिटाई है। और बेरोजगार और आम आदमी वहीं उसी हालत में पिसता रहेगा, उसी हालत में घुटता रहेगा। तो सिस्टम में सुधार जरूरी है, अंदर जाकर इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक दूसरा 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा या नहीं होगा, ये संशय का विषय है। लेकिन हमें जो संभावना नज़र आ रही है, लाखों बच्चे बैठते हैं भारत जैसे प्रदेश में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, अब पढ़े लिखे लोग भी अधिक होने लगे, तो कंपटीशन में लाखों लोग बैठते हैं, उनमें से हजारों लोग निकलते हैं। और जो सेलेक्ट होते हैं वो लास्ट वाला व्यक्ति भी बहुत पावरफुल होता है, मेरिट में वो भी बहुत मजबूत होता है। तो 100% लोगों को लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि आपकी वैकेंसी ही 10 है और कैंडिडेट जो है वो 20 है। आपकी वैकेंसियां हैं, आपका जो डिमांड भेजनी होती है, जो डिमांड निकाल कर भेजनी होती है। कलकत्ता वालों ने बहुत शिकायतें की है कि जिस कैटेगरी में डिमांड होनी चाहिए उसमें तो भेजा नहीं, और जिसमें नहीं है उसमें भेज दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा है उस कैटेगरी का ट्रांसफर होके आने के लिए। तो डिमांड भेजो और फिर उससे ट्रांसफर के नाम पर कुछ लो और फिर लेकर आओ। हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। और जब गलत होता है तो लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, उसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पर होता है। तो ये जो बदनामी का ठीकरा है, ये रेल अधिकारियों की कारगुजारी के कारण भाजपा सरकार के ऊपर फूट रहा है। और हम कहेंगे बस आज मन बड़ा व्याकुल है, दुखित है, लेकिन खुश भी है कि पूरी सरकार ने मिलकर और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति को इस्तेमाल कर एक पत्रकार रवीश कुमार को खरीदने की कोशिश की, लेकिन सरकार फेल हो गई और उस धनाढ़ व्यक्ति का धन कहीं काम नहीं आया। इसलिए कहते हैं सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सच्चाई अमूल्य है। और हम सच्चे पत्रकारों का आह्वान करते हैं, आज की तारीख में उठिए। अगर आप छोटे अखबार में लिखने वाले होंगे, सच लिखिए। अगर आप छोटे से यूट्यूब में बोलने वाले होंगे, सच बोलिए और सच को सच की तरह दिखाइए। देश की समस्याओं को दिखाइए, समस्याएं क्यों हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करिए। सरकार की बुराई भी करिए और सरकार की तारीफ भी करिए अच्छे कामों में। राष्ट्र का निर्माण करें,
सच को सच की तरह स्वीकार करें। गांधी टीवी आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।